સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सामान्य तौर पर हम लोगों के यहाँ पर शोध और उससे आगे की प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा इसको स्थान दिया नहीं जाता, या ऐसे कहें कि उसमें बहुत ज़्यादा शोध की संभावनाएं हैं और अभी हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। मैं आज इतिहास और सिनेमा इसकी बात करने वाला हूँ। किस तरह सिनेमा जो है वो इतिहास का निरूपण करता है, इतिहास और सिनेमा इन दोनों में किस तरह का एक अंतर संबंध है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरा इस पूरी बातचीत का जो विषय रहेगा वो रहेगा सिनेमा एवं इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं या प्रतिद्वंद्वी हैं। और ये जो मैं बात करूँगा इसमें जो मूल आधार होगा वो होगा जो गांधी फिल्म 1982 में जो गांधी फिल्म बनी, उस फिल्म के कुछ दृश्यों को केंद्र में रखकर हम फिर इसका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो ये सिनेमा और इतिहास की बहस क्या है, इतिहास लेखन क्या होता है, इतिहास क्या है। इतिहास अर्थात वे प्रत्येक परिवर्तनशील सूक्ष्मतम घटनाएं एवं स्थिर पल जो बीते समय का अनिवार्य हिस्सा रहे हैं और जिनके कुल सहयोग से पर्यावरणीय एवं मानवीय समाज निर्माण, वृद्धि, विकास एवं पतन के विभिन्न दौरों से गुजरा एवं वर्तमान तक पहुंचा। इसी समाज के भूतकाल को चित्रण, लिखित और मौखिक रीतियों से सदैव प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिन्हें आगे चलकर विकास के दौर में विभिन्न अकादमिक विधाओं में बांट दिया गया। इतिहास का यह प्रस्तुतिकरण कभी भी निरपेक्ष नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर यह निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसके उपरांत प्रस्तुतिकरण की विविधता भूतकाल एवं उसके प्रति वर्तमान की समझ में विविधता का प्रसार करती है, फिर चाहे वो इतिहास कथन हो, इतिहास लेखन हो या फिर इतिहास चित्रण। इतिहास कथन और इतिहास लेखन ये हम लोगों के लिए एक सामान्य सी टर्म्स हैं, लेकिन ये इतिहास चित्रण ये एक नई टर्म है। हिस्टोरियोग्राफी जो है उसके अलावा एक नया टर्म अभी कुछ सालों में डेवलप हुआ है, उसका विकास हुआ है, वो है हिस्टोरियोफोटी। इसकी हम आगे बात करेंगे। बीते समय को प्रस्तुत करने की कुल मिलाकर बड़े रूप में कुल ये 3 ही तरीके हो सकते हैं, जिन्हें हम इतिहास कथन, ऑरल हिस्ट्री, इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी और इतिहास चित्रण या हिस्टोरियोफोटी कह सकते हैं। इन तीनों प्रकारों के भी अनेक भाग हैं जो कि इन्हीं की प्रकृति के अन्य प्रस्तुतिकरण के तरीकों में बटे हैं। जैसे जब छापे खाने का आविष्कार हुआ या उससे पहले इतिहास को प्रस्तुत करने की मौखिक परंपराएं होती थी, तो वो ऑरल हिस्ट्री की तरह हम मान सकते हैं। जब छापे खाने का आविष्कार हुआ तो उसके बाद में लिखित इतिहास लिखा जाने लगा, तो वो एक लिखित इतिहास की तरह हम उसको मानते हैं। इतिहास को प्रस्तुत करने के इससे भी पहले कई सारे तरीके रहे। नाट्य मंच के द्वारा, कविताओं में गाकर, कहीं प्रस्तुतिकरण करके ये इतिहास को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता रहा। ऐसा कहना मुश्किल होगा कि ये जो प्रस्तुतिकरण होता था ये विशुद्ध रूप से इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए ही होता था या इसका उद्देश्य सिर्फ इतिहास को दिखाना ही होता था, ऐसा नहीं है। उसमें मनोरंजन की भाव भी होते थे, कई उसमें अलग अलग अवधारणाएं शामिल होती थी, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये इतिहास नहीं दिखाते या ये इतिहास को प्रस्तुत करने के साधन नहीं है। जैसे अगर इलियड, ओडिसी को हम पढ़ें, अगर हम उनको इतिहास ग्रंथ के आधार पर पढ़ें या उसको इतिहास ग्रंथ मानकर पढ़ें तो वो बहुत दोषपूर्ण माने जाएंगे। लेकिन अगर उनको हम एक साहित्य के ग्रंथ की तरह पढ़ें तो वो उसमें इतिहास भरा ही भरा मिलेगा, उसमें बहुत इतिहास मिलेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरह इतिहास का कोई भी ग्रंथ कभी भी पूर्वाग्रह युक्त नहीं होता, पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होता। और इन पूर्वाग्रहों के साथ अगर हम किसी भी ग्रंथ को देखें तो उसमें पूर्वाग्रहों की जो सीमा होती है, उन सीमाओं के आधार पर उसको इतिहास के साथ उसका हम समामेलन कर सकते हैं। अब ये इतिहास चित्रण और इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरियोफोटी, इसकी क्या बहस है ये थोड़ा हम जान लें।
इतिहास लेखन उस विचार या रचना का लिखित स्वरूप में प्रस्तुतिकरण है जिसे प्रस्तुतकर्ता इतिहास की संज्ञा देता है कि ये इतिहास है, या जिससे पाठक को इतिहास का बोध होता है, जिससे पढ़कर एक पाठक के मन में इतिहास के प्रति एक बोध उत्पन्न होता है कि हाँ ये इतिहास है, मुझे कुछ जानने को मिला है। इतिहास चित्रण उस विचार या रचना का दृश्यात्मक, चित्रात्मक या चलचित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण है जिससे प्रस्तुतकर्ता जो है वो इतिहास की संज्ञा देता है और जिससे दर्शक को इतिहास का बोध होता है। अब ये दोनों ही अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी मर्यादाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इतिहास को प्रस्तुत करते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहला जो संशोधन किया वो रॉबर्ट रोसेंटन ने किया। हेडनवाइट उनके बारे में लिखते हैं कि रॉबर्ट रोसेंटन का लेख कम से कम 2 ऐसे प्रश्न उठाता है जो इतिहासकारों के लिए विशिष्ट चिंता का विषय होना चाहिए। पहला तो ये कि इतिहास लेखन के नियमों में सत्य और पर्याप्तता के मानदंड हैं, उसमें इतिहास चित्रण की सापेक्षिक पर्याप्तता का प्रश्न, और दूसरा इतिहास लेखन को इतिहास चित्रण ने जो चुनौती दी है उससे संबंधित है। अब ये जो चुनौती मिली है इतिहास लेखन को इतिहास चित्रण से, वो क्या है? जब हम कोई इतिहासकार जब लेखन करता है किसी भी चीज़ का, जब वो लिखता है किसी भी समय काल का इतिहास लिखता है, तो उसमें वो उसको एक दृष्टि से देख कर लिखता है, लेकिन जब उसी का चित्रण किया जाता है तो उसमें कई सारी दृष्टि होती है। जैसे गांधी फिल्म को ही ले लें। 1982 में जब गांधी फिल्म बनी उस समय उसके जो डायरेक्टर हैं उनका उद्देश्य क्या रहा था ये हम आगे बात करेंगे। गांधी फिल्म का एक दृश्य में, जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में हैं और दक्षिण अफ्रीका में उनसे एक पत्रकार मिलने के लिए आते हैं। पत्रकार जो है एक घोड़ा गाड़ी लेके आते हैं। घोड़ा गाड़ी में को जो चलाने वाले हैं वो एक हबशी, ब्लैक हबशी हैं, और वो गांधी जी से बातचीत करते हैं और फिर गांधी जी उनको कहते हैं कि चलिए आइए हम खाना खा लेते हैं, और फिर उस ब्लैक हबशी को भी कहते हैं अरे भाई तुम भी आओ और तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। अब ये जो काले हबशी का जो चित्रण है ये आप लेख में नहीं बता सकते कि ऐसा ऐसा एक एक चीज़ को आप लेख में अगर इतिहास लिख रहे हैं तो नहीं दिखा सकते। और जब ये चित्रांकन में जब ये किया, फिल्मांकन जब इसका किया गया, तो ये मात्र 3 या 4 सेकंड का सीन होगा, लेकिन इसी सीन से एक जो दर्शक वर्ग है उसके मन में एक इतिहास बोध उत्पन्न होता है, उसके मन में एक इतिहास का एक कथन का विकास होता है। वो कैसे? मूल रूप से ये जो फिल्म बनाई गई ये अमेरिकन दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म थी। इस फिल्म में अगर अमेरिकन दर्शकों को उनको ये दिखाना है कि गांधी किस तरह अछूत की बात को अस्वीकार करते हैं, या किस तरह वो अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात करते हैं, वो किस तरह एक इक्विटी और इक्वालिटी की बात करते हैं, तो अगर उस काले हबशी की जगह अगर कोई दलित या अछूत को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता तो अमेरिकन दर्शक नहीं समझ पाते कि गांधी इसके, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तानी की तरह नज़र आता, तो गांधी ये नहीं, तो अमेरिकन दर्शक नहीं समझ पाते कि ये किस तरह गांधी जो है वो उस घोड़ा गाड़ी के चालक को कह रहे हैं। ठीक है, एक सामान्य उनको लगता है, लेकिन एक अमेरिकन दर्शक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक काले हबशी को ये कहना कि आओ भाई तुम भी आओ और तुम भी हमारे साथ खाना खा लो, जब एक अमेरिकन दर्शक ये बात देखेगा तो उसके मन में एक कथन का विकास होगा, और वो कथन का विकास ये होगा कि अरे गांधी तो वाकई में किस तरह एक समानता और समता की बात कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है ये एक फिल्म की फिल्मांकन करके ही दिखाया जा सकता है, या एक निर्देशक ही ये बात दिखा सकता है। इसी चीज़ को लिखने में बहुत समय लगेगा और उस चीज़ को इतनी गहराई से हम लिख भी नहीं सकते जिस गहराई से ये बात जो है दिखाई जा सकती है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि चाहे इतिहास लेखन हो, चाहे इतिहास चित्रण हो, चाहे इतिहास का कथन हो, अंततः तो जो इतिहास का जो विकास हो रहा है वो उस दर्शक के मन में, उस जो सुन रहा है उसके मन में, या जो पढ़ रहा है उसके मन में जो अंततः जिस कथन का विकास हो रहा है, जो एक नैरेटिव डेवलप हो रहा है, हिस्टोरिकल नैरेटिव, उसको ही हम कहेंगे कि ये अंतिम इतिहास क्या है, जो देखकर हमें, जो हमारे मन में, या जो देखकर जो दर्शक के मन में जो लग रहा है, और उसके मन में जो एक इतिहास के जिन कथनों का विकास हो रहा है वो अंततः इतिहास है। तो ये हिस्टोरियोग्राफी को, हिस्टोरियोफोर्टिसी ये एक ज़बरदस्त चुनौती है। रॉबर्ट रोसेंटन ने रिविजनिंग हिस्ट्री, फिल्म एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पास्ट की प्रस्तावना में लिखा,
उस किताब की प्रस्तावना में कि इस पुस्तक में 3 प्रमुख विशिष्टताएं हैं। प्रथम, इसकी प्राथमिकता है, जिसका आधार है कि इतिहास को प्रस्तुत करने का, व्याख्या करने का, अतीत का चिंतन करने का एवं उसे समझने का दृश्य माध्यम एक वैध तरीका है। दूसरा, यह दृष्टिकोण की ऐतिहासिक फिल्में सिर्फ इसलिए ही नहीं देखी जानी चाहिए कि उनकी तुलना लिखित इतिहास से किस प्रकार हो, बल्कि यह कि उसमें अतीत की पुनर्गणना उसके प्रस्तुतिकरण की मर्यादाओं में रहकर किस प्रकार हुई है। और तीसरा, यह कि जो नई तरह की फिल्में पूरे विश्व में बन रही है, जो कि अतीत के वर्तमान से संबंध को संजीदगी से पेश करती है, उनकी तुलना में पारंपरिक परिधान, नाटक एवं वृत्तचित्र इतिहास के लिए कम महत्वपूर्ण है। ये जो उसने जो बात कही, या ये जो उसने विश्लेषण, उसकी प्रस्ताव में जो विश्लेषण किया, उसको फिर पूरी किताब में उसने आगे बढ़ाया है। जिस प्रकार किसी लिखित इतिहास का ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय लेखक विषय, पूर्वाग्रह, प्रायोजिकता की पृष्ठभूमि आदि का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन्हीं से अंततः उस कथन का विकास होता है जो पाठक की मनोस्थिति में विकसित हो रहा है, और वास्तव में यह कथन ही निर्णायक स्वरूप होता है। ये इतिहास जिसकी मैं पहले बात कर चुका हूँ, जिसका प्रयास लेखक द्वारा लिख कर किया जाता है, उसी तरह की पद्धति फिल्मों के ऐतिहासिक विश्लेषण के संदर्भ में भी अपनाई जाती है। फिल्म निर्माण के सभी पहलुओं की पृष्ठभूमि से लेकर उसके बनने तक के सारे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकार एवं उनसे उत्पन्न एक रचना, अंतिम कथन तो अंततः उस दर्शक का ही होगा जिसके मनोचित्त में उसका विकास हो रहा होता है। अब इस प्रकार इतिहास लेखन और इतिहास चित्रण की बहस एक दूसरे के पूरकता से लेकर चुनौती एवं तुलना तक प्रासंगिक प्रतीत होती है। वो एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे को चुनौती भी दे रहे हैं और एक दूसरे के लिए प्रासंगिक भी सिद्ध हो रहे हैं। वैसे तो किसी भी फिल्म का ऐतिहासिक विश्लेषण विभिन्न तरीकों एवं आधार पर किया जा सकता है, लेकिन हम जब यहाँ पर 1982 में जो सर रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई, उसका 2 दृश्यों को हम देखेंगे और उन दृश्यों को देखते देखते हम उसका विश्लेषण करेंगे। उनका न सिर्फ ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाएगा, बल्कि उसके साथ किस तरह का एक आम व्यक्ति, आम आदमी उससे क्या चीज़ समझ रहा है और एक इतिहासकार उसको किस तरीके से देखेगा, हम उसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। जैसे एक सीन है इसमें जो अभी हम देखेंगे, इस सीन में शुरुआत ऐसे होती है कि गांधी पहली बार भारत में आ रहे हैं। ये तारीख है 9 जनवरी 1915 की तारीख है, और गांधी भारत में दक्षिण अफ्रीका की अपनी 22 साल की लड़ाई ख़त्म करके और फाइनली भारत में शिफ्ट हो रहे हैं। इस फिल्म की इस दृश्य की जो शुरुआत है, इस दृश्य की शुरुआत होती है, एक गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। इस गॉड ऑफ ऑनर में जो जहाज़ है वो उतरा है, जहाज़ रुका है मुंबई के बंदरगाह पर, सेंटा क्रूज पर, और वहाँ पर 2 तरीके की तैयारियां चल रही है समारोह की। एक समारोह गांधी को के स्वागत के लिए है, और दूसरा जो समारोह है वो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी है, उसकी एक नई नियुक्ति भारत में ही उसकी तैयारी पर चल रहा है। तो ये जो इसमें जो शुरुआती दृश्य है, इसमें जो गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, वो गॉड ऑफ ऑनर जो है वो एक पूरी तरह एक साम्राज्यवादी सोच, या ऐसे बताया जा रहा है कि किस प्रकार 1915 में ब्रिटिशर्स जो थे उनके एक आधिकारिकता को दिखाने का उसने दिग्दर्शक ने प्रयास किया। अब ये जब सब चल रहा है, इसी समय 2 अंग्रेज, एक जिसकी उम्र थोड़ी कम है और एक जो पकी हुई उम्र के, एक जो अधेड़ उम्र के हैं जिनकी उम्र काफ़ी है, वो इसमें दोनों की बातचीत आपस में दिखाई जा रही है। वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, वो पूछता है कि ये क्या चल रहा है इसके बीच में। जो यंग है वो कहता है ओ माय गॉड ही लव्स इट। वो सबसे पहले उसको देखता है कि इतनी सारी उसकी तैयारी चल रही है, स्वागत की तैयारी चल रही है, और ये जो जनरल है जिसका स्वागत के लिए आया है वो कह रहा है कि अच्छा इसको ज़रूर खुशी हो रही होगी। वो जो यंग है वो कह रहा है। ये समय है 1914-1915, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है और इस समय यूरोप में और सारी लड़ाइयाँ चल रही है। इसी समय में एक अंग्रेज व्यक्ति का जब ट्रांसफ़र भारत में किया जाता है तो उसमें वो कहता है अरे इसको खुशी हो रही होगी। तो उसी समय जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति है वो बिल्कुल मुंह झटकते हुए कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता इसको खुशी हो रही होगी। वो उसका शब्द है आई एम श्योर ही हेट्स इट, कि मुझे लगता है कि ये नफरत करता होगा। जनरल्स रेपुटेशन
आर बीइंग मेड इन फ्रांस टुडे फाइटिंग ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। मतलब भारत में आने की बजाय अगर वो फ्रांस के फ्रंट्स पर जाएगा तो उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, इसलिए नफरत करता होगा। जब ये दोनों के बीच बातचीत चल रही है, इसी समय दूसरी तरफ गांधी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो कुछ हो हल्ला हो रहा है, कुछ शोर हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ वो देखता करे ये क्या हो रहा है। ये सीन हम देखेंगे अब। Going on back there? Must be that Indian who made all that fuss back in Africa. अब ये पूछा करे वो क्या हो रहा है, बिल्कुल मुंह बिगाड़ते हुए अपनी बात कर रहा है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ गांधी जो है वो उतर रहे हैं, ये कहता है मस्ट बी दैट इंडियन हु मेड ऑल द फस इन अफ्रीका। अब गांधी उस समय हम लोगों के लिए हीरो हुआ करते थे, लेकिन उस समय अंग्रेज गांधी के बारे में क्या सोच रहे थे कि अरे ये वही इंडियन होगा, वही भारतीय होगा जिसने दक्षिण अफ्रीका में हो हल्ला मचाया, जिसने दक्षिण अफ्रीका में अपना जो है सारा उपद्रव किया है। तो गांधी उस समय उन लोगों के लिए एक उपद्रवी के समान माना जा रहा था। और ये बात अगर डायरेक्टर को, ये निर्देशक को दिखानी है तो वो किस तरह दिखाए। दो सामान्य अंग्रेज, जो एक सामान्य अंग्रेज हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले और भारत में आए, वो भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक कॉलोनियल सोच को, एक जो साम्राज्यवादी सोच है उसको दिखाने के लिए सारी बातचीत ये दिखाई जा रही है। My cabin boy told me he was on board. There he is. अब इस सीन में वो कहता है कि मेरे कैबिन बॉय ने मुझे बताया है कि वो बोर्ड पर था। और इस पूरे सीन में जब ये दोनों बातचीत कर रहे हैं तो दोनों के जो हाव भाव हैं उससे साफ नज़र आता है कि वो बिल्कुल क्षोभ में है, बिल्कुल उसको ठीक नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है ये सब, ये कौन है। और वो हमारे जहाज़ पर भी था, अरे बाप रे ये क्या है, देयर ही इज़। फिर वो जब बता रहा है कि देखो वो देखो, तो उसका मुंह भी उसकी जो अपनी शक्ल बिगाड़ के वो बता रहा है कि वो देखो वो रहा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। God, he's dressed up. जब जो यंग है जब वो बता रहा है कि देखो वो रहा, और जब वो पक्की उम्र का जब व्यक्ति वो देखता है तो वो कहता है गॉड ही इज ड्रेस लाइक अ कूली। उसको बड़ा दुख हो रहा है कि अरे हे भगवान ये क्या है, ये तो एक मजदूर की तरह, ये तो उसकी तरह उसने ड्रेस किया।